फाइन, चलो। तो प्रीवियस लेक्चर में तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दिया था क्या? देयर वाज वन होमवर्क क्वेश्चन इन द लास्ट लेक्चर गिवन टू ऑल ऑफ यू, करेक्ट? So let's start with that particular question and then we'll proceed. Okay. तो क्वेश्चन क्या था, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1, दिस वाज अ होमवर्क क्वेश्चन। यहाँ पे एक वॉल थी, एक लाइट डायरेक्टली आ रही थी, यहाँ टकरा रही थी और टकरा के ऐसे इस तरीके से इधर आ रही थी। दूसरी लाइट जो थी वो किसी अलग एंगल पे आ रही थी। ओके, यहाँ पे इस तरीके से आ रही थी और यहाँ टकरा के यहाँ मिल रही थी, बराबर है। उसने क्या पूछा था, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द वेरिएबल्स। ओके, काफी बच्चों का आंसर सही मिला है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ठीक है, काफी बच्चों को सही मिला है। cos थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय 4d इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे पी पॉइंट पे आपको क्या चाहिए था, मैक्सिमा चाहिए था, और उसके लिए आपको रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑल वेरिएबल्स पूछा था। देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा बोला था उसने। इनफैक्ट ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी गिवन थी, डी गिवन थी। तो क्या मैं अल्टरनेट एंगल है तो इसको भी थीटा बोल सकता हूँ? बिकॉज दिस इज अल्टरनेट एंगल, कैन आई से दिस आल्सो थीटा? देयर विल नॉट बी एनी वीडियो बेटा यार, आपको बोर्ड ही दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड। इज इट विजिबल? व्हाइट बोर्ड इज विजिबल? ग्रेट ग्रेट। ओके, तो बेसिकली आपको करना क्या था, आपको पाथ डिफरेंस निकालना था। पाथ डिफरेंस को आपको करना था इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, बिकॉज यू वांट मैक्सिमा। ओके, अरे यार मैं घर पे नहीं हूँ बेटा, लेक्चर मतलब वैकॉम पे ले रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा, ठीक है, चलो। हाँ, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा होगा। अब देखो सबसे पहले तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। मुझे बताओ कौन सी रे ज्यादा चल रही है, रे 1 या रे 2? कौन सी रे ज्यादा चल रही है? ये एंगल 90 डिग्री है। कौन सी रे ज्यादा चल रही है? वन रे ज्यादा चल रही है, बहुत बढ़िया। तो वन रे जो ज्यादा चल रही है उसका ज्यादा चलना हमें निकालना पड़ेगा। मुझे यहाँ एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में मुझे ये वाला साइड ए डी दिख रहा है, तो बताओ ये वाला साइड बता सकते हो? लेट्स टेक दिस साइड टू बी एक्स। ओके, इस साइड को क्या ले लो, एक्स ले लो। अगर ये एक्स ले रहे हैं अपन, तो इस ट्रायंगल में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? जरा अच्छे से देखना, cos थीटा इक्वल्स टू होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट डी है अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एक्स है। यहाँ से एक्स की वैल्यू पता चल गई, डी डिवाइडेड बाई cos थीटा, व्हिच इज इक्वल्स टू डी सेक थीटा, बिकॉज 1 बाय cos थीटा सेक थीटा बन जाएगा, बराबर है। ये हमने ये निकाल लिया, एक्स निकाल लिया। अब हम निकालते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई, वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है एक्स वाई वाला, इस ट्रायंगल को बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है, ओके, हाइपोटेनियस एक्स है और बेस जो है इसका, ये बेस है वाई। और ये एंगल कितना है गाइस, एक्स एंड वाई के बीच का एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई? देखो, देख के बताओ। 2 टाइम्स ऑफ थीटा, बहुत बढ़िया एंगल है, 2 टाइम्स ऑफ थीटा। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं cos थीटा लिखना चाहता हूँ, cos ऑफ 2 थीटा, वो क्या होगा, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय x। दैट मींस माय y इज इक्वल्स टू x, इधर मल्टीप्लाई बाय में चला जाएगा, इट विल बी x इनटू cos ऑफ 2 थीटा। क्या आ गया, y x इनटू cos ऑफ 2 थीटा। तो हमारे पास y आ गया है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, कौन ज्यादा चला, पहला रे ज्यादा, कितना ज्यादा चला, x प्लस वाई प्लस टकरा के आ रहा है इसलिए लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा इज इक्वल टू योर पाथ डिफरेंस विच इज इक्वल टू लैम्डा। बोल चमका क्या, ये टकरा के आ रहा है तो ये फैक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। अब ये फैक्टर इधर चला जाएगा और x और y का एडिशन कर लेंगे अपन। y की वैल्यू x का cos 2 थीटा है तो लिख दिया मैंने, x प्लस y के बदले x cos 2 थीटा। ये उधर चला गया, लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 बचेगा। यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू सब, अच्छा बाय द वे 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है, याद है सबको? 1 प्लस cos 2 थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा।
यहाँ पे 2 होगा तो ये डबल एंगल को सिंगल एंगल कर देता है। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2। अब x की वैल्यू डाल देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू यहाँ डाल दो, d sec थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2। सेक थीटा और cos थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो एक cos थीटा एक सेक थीटा के साथ चला गया। ओके, ये 2 नीचे चला गया, d भी नीचे चला गया, इस साइड पे बस cos थीटा बचा विच इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ d। बोल चमका क्या? काफी बच्चों ने आंसर निकाले हैं, मुझे कमेंट में दिखा था, स्वयं एंड अदर स्टूडेंट्स। ओके, बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज बताता हूँ, एक सरप्राइज। ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया था। This question was asked in joint entrance examination long back, like 15 years back. This question was asked. डी कहाँ चला गया तुझे? अच्छा डी, ओके, डी भूल गई तू। ओके, हाँ, गुड गुड गुड। तो दिस वाज अ जेई क्वेश्चन गाइस। सो ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है। तो एक अच्छा सवाल था ये। तो अगर ये समझ गए हो तो बाकी सवाल आसान लगेंगे, जहां टकरा के लाइट वापस आती। आगे बढ़ा जाए। लिखो फटाफट एंड लेट मी नो वंस यू आर डन विद द राइटिंग। आप बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? बिकॉज आई एम नॉट एट माई होम, आई एम आउटसाइड, आई एम यूजिंग अ वैकॉम डिवाइस। ओके, हो गया ना सबका? आगे बढ़ते हैं गाइज। आपको ऑप्टिक्स में एक मेथड होती है बेटा। ये स्लाइड मैंने डिलीट नहीं की है, सो डोंट वरी, हम पिछले स्लाइड पे भी जा सकते हैं। अगर एंड में पॉसिबल हुआ तो मैं इसको सेव भी कर लूंगा। आई कैन सी देयर इज ऑप्शन, सेव ऑप्शन इज देयर, सो आई विल सेव इट। ओके, सो डोंट वरी, ठीक है बेटा। सो गाइज, हमने ऑप्टिक्स में एक मेथड पढ़ी थी। अच्छा चलो थोड़ी सी मेथड डिस्कस कर लेते हैं। यूवी मेथड क्या है? मान लेते हैं हमारे पास एक लेंस है, लेट्स से दिस इज अ लेंस और ये स्क्रीन है। ओके, ये स्क्रीन है और ये लेंस है, और यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दिस इज अ ऑब्जेक्ट। लेट्स से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज HO। क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? HO है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से लेट्स से VU हुआ, तो इमेज कहाँ बनती है बेटा? इमेज बनती है V पे, ये सबको पता है। ओके, ये सबको पता है। ओके, why are you raising hand guys? My audio is clear now, everything is perfect right? चलो ठीक है। तो ये V होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं लेंस की, ये पोजीशन 1 थी लेंस की, मैं लेंस को हिला देता हूँ और थोड़ा लेंस को यहाँ लेके चला जाता हूँ। ओके, आई एम टेकिंग लेंस at the new position. Let's say this position is P2. Now I'm changing the object distance to be V. Then what will be the image distance? मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को V कर दिया, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा?
वेरी गुड, यू हो जाएगा। ऋतुजा का क्या डाउट है? ऋतुजा, व्हाई द इक्वेशन इजंट एक्सप्लेनेबल इक्वल्स टू व्हाई? दूसरा वाला चल ही नहीं रहा है। सी, परपेंडिकुलर के आगे वो पहला वाला ज्यादा चला, दूसरा वाला कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है, दोनों वहां तक इक्वल चल रहे थे, उसके बाद पहला वाला ज्यादा चला। ऋतुजा ढंग से देखो डायग्राम को, ठीक है? चलो एनीवेज, सो मैंने यू को वी से रिप्लेस किया, वी को यू से रिप्लेस कर दिया। याद है ना सबको ये मेथड? ठीक है, तो इस मेथड से अपन फोकल लेंथ निकालते हैं। इनफैक्ट पहली हाइट को h1 ले लो, दूसरी हाइट को h2 ले लो, इसको काफी यूज करते हैं अपन। जैसे कि केस 1 जो है हमारी, केस वन के लिए मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -u, मेरा इमेज डिस्टेंस है +v, मेरा फोकल लेंथ है +f। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 1/v - 1/u = 1/f को अप्लाई कर सकता हूँ। तो 1/v माइनस ऑफ -1/u, तो ये +1/u हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/f बन जाएगा। बराबर है? बात समझ में आ रही है? अगर पहले केस में मैं मैग्निफिकेशन निकालना चाहता हूं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v डिवाइडेड बाई u, विच इज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब केस 2 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द केस 2। केस 2 में मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -v, मेरा इमेज डिस्टेंस है +u, मेरा फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की वजह से +f। बराबर? अब बताओ, मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v माइनस 1/u, u के बदले लिखना है -v इक्वल टू 1/f। तो यहाँ क्या मिलेगा? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। केस 2 में मेरा मैग्निफिकेशन क्या है? केस 2 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन केस 2? v डिवाइडेड बाई u, पर यहाँ पे v का वैल्यू u है और इसका वैल्यू v है। ठीक है, ध्यान रखना, इधर साइन भूल गए अपन, इधर साइन माइनस होगी और इधर भी साइन माइनस आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों टाइम पे निगेटिव है। यहाँ पे भी निगेटिव है और यहाँ पे भी निगेटिव है। तो यहाँ का मैग्निफिकेशन आया h2 डिवाइडेड बाय ho। बोलो क्लियर? अगर मैं इन दोनों मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करता हूं, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, व्हाट आई विल गेट? -v/u लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड -u/v। ओके, इस तरफ क्या है? h1 अपॉन ho मल्टीप्लाइड बाय h2 अपॉन ho। बोलो समझ में आ रही है बात? इज दैट क्लियर? ओके, अब यहां से -v कट गया, u कट गया, तो मेरे पास आया h1 इंटू h2 इक्वल टू ho का स्क्वायर। दैट मीन्स ho इज इक्वल टू √h1h। याद आया? ओके, ओके, ठीक है। I'll add you, just a minute. Can you raise the hand again? Can you raise your hand again? Yeah, okay, got it. हाथ खड़ा कर रहा है? ये कौन हाथ खड़ा कर रहा है? इशल मैम। हाँ, इनको पैनलिस्ट बनाना है। हाँ, इशल मैम को पैनलिस्ट बना दीजिए। आज इशल मैम लेक्चर लेंगी। इशल मैम, कैन यू टेक द लेक्चर? कोई नहीं, मिलते हैं बच्चों शाम को। अभी मैं सोऊंगा। चलो, ओके, सो गाइज हमें क्या मिला? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या मिला? √h1 इंटू h2 मिला। तो देखो, लैबोरेटरी में तुम करते क्या हो? लैबोरेटरी में तुम ना लेंस को शिफ्ट करवाते हो। कितने डिस्टेंस से शिफ्ट करवाते हो? छोटे से डिस्टेंस से शिफ्ट करवाते हो। ठीक है ना? सच ए वे दैट यू विल गेट टू इमेज ऑन द स्क्रीन। दो क्लियर इमेज स्क्रीन पे आपको मिलनी चाहिए। इस तरीके से आप लेंस को मूव करवाते हो। तो लेंस को मूव करवाने के बाद आप देखते हो कि पहले एक इमेज मिली, बाद में एक इमेज मिली। उन इमेज की हाइट को डिटरमाइन करके आप ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सकते हो। और बहुत फायदे हैं। आप बोलोगे अरे ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऐसे ही मेजर कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऐसे ही मेजर हो सकती थी। तो ये क्या, ये मेथड बस इसी के लिए है? नो,
इस मेथड से आप फोकल लेंथ ऑफ लेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। इस मेथड से आप फोकल लेंथ ऑफ लेंस भी निकाल सकते हो। क्या आपको सीखना है कैसे निकाली जाती है फोकल लेंथ? इफ यू वांट मी टू डिस्कस, आई कैन डिस्कस दैट आल्सो। ओके, चलो, तो ये स्लाइड आप लिख लो पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अपन फोकल लेंथ ऑफ लेंस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। राइटिंग हो गया क्या? लिखो इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड, या फिर लिखो यूवी मेथड, u कॉमा v मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। ओके, इनफैक्ट ये लिख लेना गाइस, ये जो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस है इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट होता है। ओके, distance between two lenses is given by small d and distance between the object and the screen is given by capital D. नो नो, स्मॉल डी और कैपिटल डी के टर्म्स में लिखेंगे। चलो, सबका हो गया ना? जल्दी लिखो बेटा, कोमल जल्दी लिखो। डन, ओके, चलो बढ़िया। अब देखो गाइस, यहाँ पे जरा अच्छे से डायग्राम को देखना, डायग्राम याद कर लो, बना लिया ना आप लोगों ने? तो कैपिटल डी यू प्लस वी है और स्मॉल डी कितना है? कैपिटल डी है तुम्हारा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कैपिटल डी इज इक्वल टू यू प्लस वी। ये इक्वेशन ऐड कर लो। और स्मॉल डी कितना है? स्मॉल डी मतलब ये डिस्टेंस है। तो v में से कितना निकालना पड़ेगा मुझे? देखो ये v है, इस v में से u निकाल दो तो मुझे स्मॉल d मिल जाएगा, बराबर है। अब इन दोनों को ऐड करो, d प्लस डी कर दो। d प्लस डी करूंगा तो क्या मिलेगा? व्हाट आई विल गेट? d प्लस डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? u माइनस में u प्लस में कैंसिल हो गए, 2 टाइम्स ऑफ v मिला। और अगर मैं d माइनस डी करूं तो क्या मिलेगा? d माइनस डी, तो 2u मिलेगा, बराबर है। अब मैं, माई स्क्रीन इज लैगिंग, क्या बात कर रहे हैं यार। ओके, चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं d प्लस डी और d माइनस डी मैंने निकाल लिया, फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, d प्लस डी इज 2 टाइम्स ऑफ v, दैट मीन्स v इज इक्वल टू d प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। d माइनस डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u, दैट इंप्लाइज u इज इक्वल टू d माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। और हमने एक एक्सप्रेशन निकाला है, देखो
1/u प्लस 1/v इक्वल्स 1/f निकाला है क्या? अरे हमने एक एक्सप्रेशन निकाला ना 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। अब इसमें पुट कर लो और कुछ नहीं करना है, बस सब्स्टिट्यूशन करना है। तो u का वैल्यू क्या है तुम्हारा? d माइनस डी होल डिवाइडेड बाई 2। v का वैल्यू क्या है तुम्हारा? d माइनस डी सॉरी d प्लस डी होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू फोकल लेंथ। इसमें से 2 कॉमन निकालो और इनका करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये d प्लस डी उधर जाएगा तो d प्लस डी, d माइनस डी इधर जाएगा तो d माइनस डी, a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका प्रोडक्ट करो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी पता है नीट स्टूडेंट? नीट स्टूडेंट को पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को मैंने नीचे की तरफ यूज किया है। ऊपर की तरफ माइनस डी प्लस डी कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। ये 2 है और यहाँ पे d प्लस डी मतलब 2d आएगा। तो इफेक्टिवली ऊपर वाला पार्ट बन गया 4d डिवाइडेड बाय नीचे में आया डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो फोकल लेंथ की वैल्यू हो गई कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ d एंड दैट इज व्हाई दिस मेथड इज यूज्ड। इसीलिए ये मेथड यूज की जाती है। इससे हमें फोकल लेंथ मिलती है। क्या मिलता है इससे हमें? फोकल लेंथ। चलो लिख लो इसका यूज। अब ये मेथड मैंने क्यों बताई, इसका वे ऑप्टिक्स से क्या लेना देना है कि अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट लिख लो। फोर डी कैसा हुआ देखो ना भाई। डी और डी ऐड करके 2d बनेगा, 2d 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4d बनेगा ना। ओके गाइस, सबका हो गया, किसी का पेंडिंग है? दिस इज एफ इफेक्टिव राइट। सो इन केस वी वांट एफ वन ऑफ द लेंस। अरे ना 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 ऋतुजा, अरे एफ इफेक्टिव मतलब वो तब निकालते हैं जब दोनों लेंसेज चिपक के होते हैं। ये एक ही लेंस है, इसको हिला रही हो तुम। एक ही लेंस को तुम इधर उधर कर रही हो। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट होता है पर तुम लोग का कॉलेज ही नहीं हो रहा है तो एक्सपेरिमेंट की बात ही नहीं आ रही है।
है ना। ऑप्टिकल बेंच तो देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में, आप कभी गए हो लेबोरेटरी फिजिक्स की? ऑप्टिकल बेंच होता है, लेंसेज रहते हैं, उसको मूवमेंट करवा सकते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट होता है, तुम लोग को हो नहीं रहा है बिकॉज स्कूल ही नहीं ओपन हो रहे। चलो एनीवेज आगे बढ़ू, सबका हो गया होगा अभी तक राइटिंग। अब ये क्यों हमने पढ़ा, इसका क्या लॉजिक था, जरा उसको समझते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूँ गाइस मैं। तो देखो ऐसा है कि हमको वे ऑप्टिक्स में इसकी ये जरूरत पड़ी कि देखो मान लेते हैं दिस इज अ स्क्रीन, ओके, और यहां आपने लगा दिया बाइप्रिज्म, और यहां रख दिया आपने ऑब्जेक्ट, या सोर्स बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, व्हाटएवर यू से। मुझे ये बताओ कि यहां से कितने ये बनेंगे, इसकी इमेजेस कितनी बनेगी? लास्ट लेक्चर का कंसेप्ट है, भूलना नहीं है। कितनी इमेज? दो। एक बना दो ऊपर, एक बना दो नीचे, इनके बीच के डिस्टेंस को बोलो इफेक्टिव डी, बराबर। और यहां से स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं अपन कैपिटल डी, बराबर है क्या? अब मान लो हम दो लेंसेस ले रहे हैं, लेट्स से हम एक लेंस कहीं यहां रख देते हैं, ये पोजीशन 1 है लेंस की, फिर थोड़ा सा हिला देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ये पोजीशन 2 है लेंस। बोलो समझ में आ रही है बात? अब इस पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में क्या चेंज होगा? मैंने लेंस को मूवमेंट करवाया तो चेंज क्या होगा बता दो। चलो लाइट मार्कर यूज कर रहा हूं मैं, लाइन बनाना चाहता हूं, तो बताओ स्क्रीन पे क्या चीजें चेंज होगी, व्हाट विल चेंज ऑन द स्क्रीन? फोकल लेंथ कैसे चेंज हो जाएगी यार? लेंस को हिलाने से फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी? डी कैसे चेंज होगा? लेंस को हिला रहे हो, स्मॉल डी कैसे चेंज हो जाएगा? सोचो थोड़ा। स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न, पांच डिफरेंस चेंज हो जाएगा, सीरियसली सोचो। स्क्रीन पे जहां इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहे थे वो रीजन चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि मान लेते हैं, देखो एकदम शॉर्टकट में, ये यहाँ पहली लेंस का और दूसरी लेंस के लिए यहां बन रहे थे पैटर्न, इतने रीजन में बन रहे थे। अब अपन ने क्या किया, लेंस को शिफ्ट कर लिया। मुझे मार्कर भी चेंज करना चाहिए शायद, ये चेंज करके मैं ऑरेंज कर देता हूँ। तो सेकंड वाला लेंस का सेंटर कहाँ है? देखो, अरे ये कहाँ चला गया भाई? ये क्या हो रहा है? जस्ट मिनट। बोलो चेंज हुआ कि नहीं? इंटरफेरेंस पैटर्न पहले कहाँ बन रहे थे, बाद में कहाँ बन रहे हैं? समझ में आया? कोई फर्क है कि नहीं है? डिफरेंस है कि नहीं? अरे अब इसका पूरा रे डायग्राम बनाते बैठेंगे तो पागल हो जाओगे तुम लोग। मैंने क्या किया? अच्छा एक बात बताओ, सबको ये पता है पोल से जाने वाली लाइन सीधी चली जाती है? अरे सबको ये याद है क्या पोल से जाने वाली लाइन सीधी? तो मैंने क्या किया, दोनों सोर्स से बस पोल से लाइन निकलवा दी और बोला कि इतने रीजन में मैक्सिमास और मिनिमास बन रहे होंगे। समझे? समझ में आया सबको? ओके, पहले कहाँ बन रहे थे? पहली लेंस के लिए बन रहे थे, देखो येलो वाले, तो ये फर्स्ट वाले के लिए बन रहे थे यहाँ पे, और सेकंड वाले के लिए यहाँ बन रहे थे, दिस इज सेकंड, सेकंड वाला दिस इज ओ। एक मिनट गाइस। हाँ, सो सॉरी गाइस, कुछ नहीं कुछ नहीं। आतिश सर फिल्म शूट कर रहे थे थोड़ा। आतिश सर एक्टर है, पता है आप लोगों को? हाँ बढ़िया, तो उनकी प्रैक्टिस चल रही थी यहाँ पे। चलो, तो कोई ना, बस ये समझ में आया क्या आपको कि अच्छा ये बताओ, नहीं सोने नहीं गए हो? सोने गए सर आप? बताओ बच्चों को सोने नहीं गए? ग्रीन टी पिला रहे सर। हाँ चलो, तो वो गिर गया था। चलो एनीवेज, तो गाइज आप जब स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो आपको ये रियलाइज हुआ क्या कि इंटरफेरेंस पैटर्न जहां बन रहे थे पहले वो चेंज हो जाएंगे? ये बताओ, बताओ। तो अब इससे इसको तुम पिछले वाले कंसेप्ट से कनेक्ट कर सकते हो क्या? कैन यू कनेक्ट इट विद प्रीवियस कंसेप्ट? जो अभी हमने सीखा उस कंसेप्ट से कंपेयर कर सकते हो क्या? क्या क्या सीखा था वहां पे हमने?
देखो मान लेते हैं कि पहले ये D1 रीजन में बन रहा था, अब ये D2 रीजन में बन रहा है। क्या हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं क्या? कैन वी अप्लाई द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हियर? है ना, ये पहले U है और ये V है, बाद में ये V है और ये U है। ओके, तो बताओ जो सिमिलर ट्रायंगल है, येलो वाला ट्रायंगल देखो, येलो वाले ट्रायंगल के लिए इस वाले का बेस, ओके, इस वाले का बेस है तुम्हारा U और इसकी थिकनेस है ये जो लेंथ है, ये लेंथ है D। सामने वाले के लिए देखो V डिवाइडेड बाई D1, ये पहला इक्वेशन है, सिमिलरिटी आती है ना सबको। दूसरे वाले के लिए V, ओके, डिवाइडेड बाई तुम्हारा V डिवाइडेड बाई D इक्वल टू हो जाएगा U डिवाइडेड बाई D2। अच्छे से देखो, ये दो इक्वेशन मुझे पता है आधे बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, एक बार ढंग से देखो। जिसको जिसको नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 मिनट, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ नहीं आया तो। पहली वाली लेंस के लिए जो ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल की हाइट को उसके बेस से डिवाइड किया। जो उसके राइट हैंड साइड पे ट्रायंगल बन रहा है, उसकी हाइट को उसके बेस से डिवाइड किया। बोलो, क्लियर? अक्षय, यहाँ क्या डिफरेंस है तू अभी तक रियलाइज नहीं कर रहा है? हम लेंस लगा चुके हैं, हम लेंस को शिफ्ट करवा रहे हैं। बोलो बोलो जल्दी बोलो, ये इक्वेशन क्लियर है क्या? नीट स्टूडेंट स्पेशली टेल मी, सीटी आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, नीट वालों को मैथ्स नहीं होता है तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए बताओ जल्दी जल्दी, क्या आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आती है? आती है कि नहीं? सेकंड वाला नहीं समझो। देखो बेटा, सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में ये रेड वाला है, मैं थोड़ा डायग्राम को गंदा कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल है एक, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ना डायग्राम को थोड़ा गंदा कर रहा हूँ। देखो, अब दिख रहे हैं आपको ट्रायंगल? बताओ, इस ट्रायंगल के लिए ये हाइट हुआ और ये बेस हुआ, दूसरे ट्रायंगल के लिए ये हाइट हुआ और ये बेस हुआ। अब क्लियर है बेटा? अब देखो, आप समझ पाए बेटा? पक्का? चलो, अब मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशन का क्या फायदा उठाएंगे हम? क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बोलो, पहले वाले से तुम u बाई वी का रेशियो निकालो, फर्स्ट वाले से u बाई वी का रेशियो क्या मिल रहा है? फर्स्ट वाले से रेशियो मिल रहा है d डिवाइडेड बाई d1। सेकंड वाले से u बाई वी का रेशियो क्या मिल रहा है? d2 डिवाइडेड बाई d। ओके, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, इनको इक्वेट करना मतलब d बाई d1 इक्वल्स d2 बाई d, दैट मींस d स्क्वायर इज इक्वल टू d1 d2, दैट मींस d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d1 d2। ये है फायदा इसका। आप क्या कर सकते हो पता है? आप इस मेथड से डी का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। आप लेंस को हिलाओगे, लेंस को शिफ्ट करवाओगे तो आपके पास क्या, आपके पास क्या आपको ये दोनों इमेज दिख रही है? ये जो दो इमेज बन रही है, ये और ये, क्या ये आपको विजिबल है? आपको तो ऑब्जेक्ट पता है ना कहाँ है, आपको ये थोड़ी पता है ये कहाँ बनी है। आपको इसका हवा में लोकेशन थोड़ी डिटरमाइन कर लोगे स्केल लगा के, नहीं ना। पर क्या आप स्क्रीन के ऊपर स्केल लगा सकते हो? और क्या स्क्रीन के ऊपर के D1 और D2 हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो कि नहीं? देखो, ये जेई स्टूडेंट के लिए कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे वो लोग, नीट सीईटी के लिए। बताओ, क्या बात समझ में आई आपको? ये मेथड किसके लिए यूज की जाएगी? ये मेथड यूज की जाएगी टू डिटरमाइन द डिस्टेंसेस बिटवीन द टू इमेज दैट आर क्रिएटेड बाय सिंगल सोर्स ओ। इट्स क्रिएटिंग S1 एंड S2 टू सोर्सेस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का क्लियर है सबको? देखो, स्लाइड आपको मिल जाएगी, आज की स्लाइड में सेव करवा लूंगा और भेज दूंगा आप लोगों को। लिखने की चिंता मत करो, समझने पे ज्यादा ध्यान दो। समझ में आया सबको? यश, व्हाट इज द डाउट?
आपने शिफ्ट लेंस को शिफ्ट किया ना बेटा, ये पोजीशन 1 है लेंस की, उसको शिफ्ट करके पोजीशन 2 पे लेके चले गए। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u था, बाद में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v बना दिया। हम चाहते सी आप ये समझ पा रहे हो क्या कि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस को इंटरचेंज ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? नहीं। अरे जब ऑब्जेक्ट u पे होता है इमेज v पे मिलता है, जब ऑब्जेक्ट v पे कर दो तो इमेज u पे मिलेगा। ये दो ही तो पॉसिबिलिटी है स्क्रीन पे इमेज बनानी है तो। अगर आप धीरे धीरे हिलाते जा रहे हो, कहीं बीच में अगर लेंस होगा तो इमेज क्लियर नहीं बन रहा होगा स्क्रीन पे। समझ पाए सब लोग? चलो छापो छापो जल्दी छापो। हो गया? डन। नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ सेव कर लेंगे ये अपन और भिजवा देंगे आप लोगों को, डोंट वरी। ठीक है, तो आज समझने पे ध्यान दो, थोड़ा निपटा देते हैं वे ऑप्टिक्स को, तो अगले क्लास से मस्त मॉडर्न फिजिक्स पढ़ पाएंगे अपन। चलो आगे बढ़े। अब देखो अपन समझना है अपने को थीन फिल्म इंटरफेरेंस। नहीं लास्ट लेक्चर नहीं रहे, वो बोर्ड पे लिया था इनके, वो समझ मुझे पता नहीं था कैसे लिखते हैं उसमें, तो सेव नहीं हो पाया, उसमें क्लियर कर रहा था ना मैं बार बार। तो इसका मैं लेकिन ओ सॉरी, इरेजर किधर है भाई? हाँ, थीन फिल्म इंटरफेरेंस नया कंसेप्ट। अच्छा बारिश चल रही है आज, तो कल रात में तो बहुत बारिश गिरी। आपने कभी देखा बारिश जब गिरती है और बाई चांस डीजल या पेट्रोल जमीन पे गिर जाता है, तो आपको कलरफुल कलरफुल दिखता है क्या? दिखता है कि नहीं? तो वो उस कलर का रीजन क्या है वो हम समझने जा रहे हैं इस स्लाइड में, अपन वो समझेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? अब देखो मान लेते हैं एक छोटी सी थिन फिल्म, ये आपकी थिन फिल्म है, और इस थिन फिल्म में लेट से रे आ रही है ऊपर से नीचे। ओके, ये रे आ रही है। अब इस रे को इफेक्टिवली अपन दो टुकड़ों में तोड़ते। रे क्या, रे टूटती होगी क्या गाइस? रे टूटती नहीं है, रे तो एक ही होती है, लेकिन समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए अपन क्या करते हैं पता है? अपन मानते कि एक रे आई, यहां से टकरा के डायरेक्टली ऊपर चली गई। ओके, दूसरी रे आई, अंदर चली गई, अंदर वाले इस सरफेस से टकरा के फिर बाहर आई। बोलो चमका गया? एक यहां से टकरा के चली गई, एक अंदर से टकरा के आई। अब ये दोनों क्या करेगी रे? ये दोनों क्या करेगी? ये दोनों क्या करेगी? क्या पढ़ रहे हैं अपन? अपन पढ़ रहे वेव। हाँ इंटर, बहुत बढ़िया यार, एक्टिव हो तुम स्टूडेंट तो। सबको पता है ये क्या करने वाली है, इंटरफेरेंस करने वाली है। ओके, तो इंटरफेरेंस करने वाली है दोनों रेस, तो हमें क्या देखना चाहिए? लेट्स से कि थिकनेस ऑफ द फ्लेम इज टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो म्यू। ओके, अब यहाँ पे यूज होने वाला है ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कंसेप्ट। गाइज ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, बताओ ये कितने से ज्यादा चल रहा है? मार्कर का कलर चेंज करते हैं एंड लेट्स मेक इट ग्रीन। या टेल मी, ये कितने से ज्यादा चला? रेयरर से डेंसर टकरा के आ रहा है। अरे म्यू माइनस वन कहां से आ गया भाई? म्यू माइनस वन कहां से आ गया? डेंसर से जब रेयरर में टकरा के वापस जाता है तो बस लैम्बडा बाई टू ज्यादा चलता है, लैम्बडा बाई टू। बताओ ये डेंसर से रेयरर टकरा के आ रहा है, इसमें कोई फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या ये किसी मीडियम में चल रहा है? म्यू मीडियम में कितना चल रहा है? टी और टी, आते समय टी जाते समय टी। तो किसी म्यू मीडियम में 2t चले तो टोटल कितना चलेगा? ऑप्टिकल पाथ लेंथ के अकॉर्डिंग 2 म्यू टी चलेगा। बोल चमका कि नहीं चमका? देखो भाई कंसेप्ट अभी अटैच हो रहे, दो कंसेप्ट अटैच हो गए यहाँ। तो ये चला 2 म्यू टी, ये चला लैम्बडा बाई 2। हमें तो चाहिए कौन ज्यादा चला, कितना ज्यादा हमारे काम की चीज है। हमने क्या किया? लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सब्ट्रैक्ट 2 म्यू टी में से लैम्बडा बाई 2। बोल चमका के, ये इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है तुम्हारा। ये इतना ज्यादा चला था, ये उतना ज्यादा चला था, तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस ये आ गया।
समझ पा रहे हो श्रेया? मैंने ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कंसेप्ट समझाया था। जो चीज एयर में टी चलती है वो किसी मीडियम में म्यू टी चलती है, बस वही है बात ये। अब बताओ सेकेंड रे श्रेया कितनी चली? नीचे जाते समय टी, ऊपर आते समय टी, चली तो 2t, पर क्या एयर में चली? नहीं, वो चली म्यू में, तो इसलिए 2 म्यू टी लिखना पड़ गया उसके जगह पे। समझा कि नहीं समझा श्रेया? माय वॉइस इज लैगिंग। इंटरनेट तो अच्छे से चल रहा है भाई, देयर इज नो लैग। ओके चलो, तो बताओ मुझे, अगर आपको मैक्सिमा चाहिए होगा, फॉर मैक्सिमा क्या करोगे आप? फॉर मैक्सिमा व्हाट यू आर गोइंग टू डू? मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस को किसके साथ इक्वेट करोगे? एन लैम्बडा, याद है ना सबको? अब करो इक्वेट। 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2 इक्वल्स एन लैम्बडा। ओके, इस लैम्बडा बाई 2 के टर्म्स को उस साइड पे भेज दो, क्या बनेगा? ये बनेगा 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2। ये बन गया तुम्हारा कंडीशन। दिस इज योर जनरल कंडीशन गाइस। जब जब थीन फिल्म इंटरफेरेंस होता है तब तब मैक्सिमा बनने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। इसको देख के किसकी याद आई? राइट हैंड साइड वाले को देख के मिनिमा वाली याद आ रही है ना? मिनिमा वाली याद आ रही है ना? लेकिन मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस से इक्वेट करते थे, यहाँ किससे इक्वेट करेंगे? 2 म्यूटी से। याद रखने का तरीका है बस, 2 म्यूटी से इक्वेट करेंगे। समझ पाए नहीं समझ पाए? अब बताओ, आप समझदार हो, अब बताओ सेकंड केस में क्या करेंगे फॉर मिनिमा? क्या करेंगे मिनिमा के लिए? पार्ट डिफरेंस को 2n+1 लैम्बडा बाई 2 से इक्वेट करेंगे। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू है 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2 इक्वल्स 2n+1 लैम्बडा बाई 2। इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, क्या होगा देखो, 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2 इक्वल्स n लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2, बराबर है। ओपन कर दिया मैंने राइट हैंड साइड वाले को। ये माइनस वाला टर्म उधर फेंक दो, तो आ गया 2 म्यू टी, ये माइनस लैम्बडा बाई 2 इधर जाएगा, प्लस लैम्बडा बाई 2, प्लस लैम्बडा बाई 2 और प्लस लैम्बडा बाई 2 मिला के लैम्बडा बाई लैम्बडा बन जाएगा। n लैम्बडा प्लस लैम्बडा बनेगा। दैट मींस कैन आई राइट 2 म्यू टी इक्वल्स टू n+1 लैम्बडा? और कैन आई से 2 म्यू टी इक्वल्स टू m लैम्बडा? इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट, कैन आई से m लैम्बडा लिख सकता हूं मैं। ये कंडीशन किसकी थी भाई? ये कंडीशन किसकी थी? m आ गया, बस n के बदले m बोल रहे, n भी बोल सकते हैं, n बोलने से कोई हार्म है क्या? कोई हार्म नहीं है। ठीक है, तो ये मिनिमा की कंडीशन आ गई। राइट हैंड साइड में मैक्सिमा वाली चीज लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 म्यूटी लिखना है, ध्यान रखना बस। तो दिस इज योर कंडीशन फॉर मिनिमा एंड दिस इज कॉल्ड एज थीन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? यस यस, n+1 मतलब m, थीन फिल्म इंटरफेरेंस। लेकिन इसमें इंटरफेरेंस में हमने इंसिडेंट कैसा लिया? नॉर्मल इंसिडेंस है। कैसा इंसिडेंस है? नॉर्मल इंसिडेंस। एंगल पे इंसिडेंस होगा तो क्या होगा वो समझते हैं अपन अभी, पहले इतना लिख लो। अरे अरे हमारे यहाँ आपको हमारी ऐसी बात है।
एम्पलीट्यूड कम हो गया मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट डिक्रीज इन इंटेंसिटी? एम्पलीट्यूड, लेट मी चेक, एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा क्या? मीडियम के बदलने से इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है क्या? 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल रो इनटू वी, वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है, यस, डिक्रीज करेगा। अरे सर, हाँ आप बात करके आइए। रिकैप देखो बेटा, ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस है। जो आपको कलर दिखता है ना बारिश के दिनों में रास्तों पे ऑयल गिरने के बाद, वो कलर का रीजन है ये, कि किस तरीके से लाइट आती है, ऊपर वाले लेयर से टकरा के ऊपर जाती है, फिर अंदर वाली लेयर से आती है, फिर ये दोनों कंबाइन करके कलर फॉर्म करती है वहां पे। ठीक है ना? उसके लिए फिर हम पार्ट डिफरेंस निकाल के इसको जनरल कंडीशन पे लेके आ रहे हैं। नो 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 ऋतुजा, क्या होता है ना, लाइट बड़ी अजीब चीज है। लाइट को अभी तक समझते आ रहे हैं, पहले भी बहुत साल लगे समझने में। ऐसा नहीं होता कि लाइट बस ऊपर वाले को टकरा के आ गई। मटेरियल में हमेशा रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, ट्रांसमिशन भी होता है, तीनों चीज एक साथ होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि परफेक्ट रिफ्लेक्टर, काफी डिफिकल्ट है परफेक्ट रिफ्लेक्टर बनाना। डन, सबका हो गया। अब नेक्स्ट इज ऑब्लिक इंसिडेंस इन थिन फिल्म। ऑब्लिक इंसिडेंस में क्या होता है वो हमें समझना है, ठीक है? ऑब्लिक इंसिडेंस मतलब क्या? एंगल पे आ रहा है, इंस्टेड ऑफ कमिंग नॉर्मली इट्स कमिंग एट एन एंगल। ओके, मतलब समझते हैं थोड़ा। ओके, ये ऐसी आई। ओके, यहाँ पे एक नॉर्मल है, नॉर्मल से टकरा के ये चली गई इस तरीके से, अंदर बेंट हो गई। यहाँ पे आपने फिर से एक नॉर्मल बनाया, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होके आई इस तरफ, इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। ओके, ओके, रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आई, उसके बाद यहाँ फिर से नॉर्मल निकाला। जब तक ये यहाँ पहुंची तब तक दूसरी रे आई, दूसरी रे का कलर बना देते हैं ग्रीन। दूसरी रे आई यहाँ पे, अब ये दोनों क्या करेगी? सिंपल फंडा है, अब ये दोनों क्या करने वाली है? ये दोनों करने वाली है इंटरफेरेंस, दोनों करने वाली है इंटरफेरेंस। फर्क बस इतना है, यहाँ एंगल पे आ रहा है, तो वही है, समझते हैं इसको। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तुम्हारा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो बताओ क्या मैं इस एंगल को भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकता हूँ? बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल हो गए दोनों।
एक डाउट है, फॉर प्रीवियस वन द टू रेज विल, नो 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 नो, दे विल इंटरफेरेंस ऑन द सरफेस। जहां पे सरफेस है वहीं पे इंटरफेरेंस हो गया तुरंत, और वहीं पे पैटर्न बने स्वयं। इंटरफेरेंस होता है सरफेस पे, जहां आपको पैटर्न दिखते हैं वहां पे इंटरफेरेंस हुआ, वही पैटर्न दिखे। जैसे पहले स्क्रीन हुआ करती थी, अब आपकी स्क्रीन बन गई है फिल्म की ऊपर की लेयर, है ना, इसीलिए तो कलरफुल दिख रहा है ना आपको। ठीक है, चलो। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये अल्टरनेट एंगल आर होगा, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया, तो आर एंड आर होगा, फिर से ये आर हो जाएगा। ओके, और ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ से ये बाहर जाएगा, तब तक ये वाली रे यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, रे डायग्राम क्लियर है सबको? रे डायग्राम क्लियर है? चलो, अब इसकी थिकनेस को टी ले लो, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू ले लो आप। थिकनेस को टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू ले लो आप। ठीक है, अब देखो, आपको निकालना है ये वाला डिस्टेंस। बता सकते हो ये कितना होगा? एक ट्रायंगल है आपके पास जिसमें ये वाला हाइट टी है, ये वाला आर है, तो यहाँ पे ये चाहिए आपको। मान लेते हैं इसको P। तो इस ट्रायंगल में cos r क्या है? cos r है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या बन जाएगा? T sec r। बिल्कुल सही है, क्या बन जाएगा? T sec r बन जाएगा। और ये वाला भी क्या बनेगा? T sec r। बोलो, सही है बात? दोनों T sec r बने, लेकिन वो किस मीडियम में चल रहे हैं? म्यू मीडियम में चल रहे हैं, तो चलना चाहिए उनको 2T sec r, पर चलेंगे कितना? अगर इनकी बात करूं तो अंदर वाले ज्यादा चल रहे 2 म्यू टी sec r। सॉरी, कितने चल रहे? 2 म्यू टी sec r। बोलो क्लियर? ओके, अब ये वाला देखते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये भी तो ज्यादा चल रहा है। यहां तक दोनों इक्वल चल रहे थे, इसके बाद ये अंदर वाला इतना ज्यादा चला, पर बाहर वाला भी तो इतना ज्यादा चला, वो भी तो निकालना पड़ेगा हमें, है ना? तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये 90 माइनस आई होगा, तो ये वाला एंगल आपका आई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया तो आपका काम बन गया। तो बताओ, इस ट्रायंगल में अगर ये वाला टी है, नीचे वाला टी है आपका, तो एडजेसेंट निकाल सकते हो क्या tan r का यूज करके? देखो जरा, tan r इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड की वैल्यू आ रही है t tan r बराबर, क्या मैं इसका डबल कर दूं? ये डिस्टेंस बोले तो कैन आई राइट दिस एज 2t tan r? एम आई करेक्ट? करेक्ट है क्या? देखो, अच्छा, ये अगर 2t tan r है और ये एंगल 90 माइनस आई है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2t tan r का cos 90 माइनस आई? लिख सकता हूँ 2t tan r का cos 90 माइनस आई, बराबर है? सबको समझ में आया? देखो, ये अंदर वाली रे इतना ज्यादा चली, बाहर वाली रे इतना ज्यादा चली, तो हमको इन दोनों में क्या चाहिए? पाथ डिफरेंस चाहिए। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा 2 म्यू टी सेक आर माइनस 2t tan r cos 90 माइनस आई को मैं लिख रहा हूं साइन आई डायरेक्टली, चलेगा क्या? साइन आई लिख दिया। ओके, अब अब स्नेल्स लॉ आपको आता है ना? स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ कहता है कि पहली मीडियम में हो मल्टीप्लाइड बाय वहां का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस मीडियम में गए मल्टीप्लाइड बाय वहां का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आप म्यू को क्या लिख सकते हो? सॉरी, म्यू को लिखने से अच्छा साइन आई को क्या लिख सकते हो? साइन आई को म्यू साइन आर लिख सकते हो। साइन आई को आप रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस करवा दो 2 म्यू टी सेक आर माइनस 2t tan r साइन आई के बदले म्यू साइन आर। अब देखो जरा क्या क्या कॉमन निकला। 2 म्यू टी, 2t इंटू म्यू, ये कॉमन निकल गया। ठीक है, यहां बचा सेक आर, और यहां बचा tan r। tan r मतलब क्या होता है रे? tan बोले तो साइन बाय कॉस, तो साइन दो बार तो साइन स्क्वायर आए अपॉन कॉस आर। ठीक है, बराबर?
और 1/sec मतलब 1/sec मतलब 1/cos, सेक मतलब भी क्या हो जाएगा 1/cos हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos r बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर r बराबर। 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर, राइट। डायरेक्टली मैं इसको cos स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी डिवाइडेड बाय cos r मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर r। यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 1 बार कैंसिल हो गए, तो अल्टीमेटली क्या बचा, अल्टीमेटली पार्ट डिफरेंस क्या बचा, ऊपर लिखता हूँ, पार्ट डिफरेंस बचा हमारा 2 म्यू टी, ओके, 2 म्यू टी इंटू कॉस आर। अब मैक्सिमा चाहिए होगा तो क्या करोगे, इसको किससे इक्वेट करोगे, फॉर मैक्सिमा यू इक्वेट दिस विद n lambda, and for minima you'll equate this with 2n plus 1 lambda by 2। इसका पीडीएफ से होता होगा ना, होता है होता है। सर एक बात बताओ, ये मुझे एक पीडीएफ अपलोड करवानी है, कहाँ पे? उस पे स्क्रीन पे, पीडीएफ स्क्रीन शेयर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पीडीएफ अपलोड करानी है। हाँ मतलब उस पे जैसे व्हाइट पेज आ जाता है ना, नीट के लिए डेरिवेशन नहीं है इम्पोर्टेंट कॉमन। पीडीएफ ओपन करोगे और स्क्रीन शेयर में या तो पूरी स्क्रीन शेयर करो या पीडीएफ वाली शेयर करो। पीडीएफ कहाँ से, अच्छा जहाँ पीडीएफ मैंने स्क्रीन शेयर करोगे ना तो मतलब जो पीडीएफ वाला विंडो होगा वो भी दिख जाएगा, तो सिर्फ पीडीएफ शेयर हो जाएगा। अच्छा मतलब मैं पहले तो डाउनलोड कर लेता हाँ, डाउनलोड करके यहाँ पे हूँ, ओपन करो। जस्ट चेकिंग की जीमेल से डाउनलोड कर लेता हूँ। थोड़ा पढ़ाना, ये कैसे मेंस वाला पार्ट है, आता नहीं है तो क्यों टाइम उसमें। पूरा सेटअप होने के लिए इसके बाद पढ़ाते हैं ना। हाँ तो लेकिन ये नीट वाले भी है ना, तो नीट वालों को तो रहेगा, सीटी वालों को रहेगा, जेई वालों को तो कुछ काम का नहीं है इतना। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो ना, डायग्राम बना के डायरेक्ट फॉर्मूला, टेंशन मत लो, मैं कोमल नोट्स भेजने वाला हूँ, डाउनलोड कर लिया मैंने। चिल मारो, आगे बढ़े गाइस। हो गया सबका।
हाँ, दो अलग रे ही इंटरफेयर होते हैं ना स्वयं। अच्छा, नहीं नहीं, फर्स्ट वन में भी दो हम कह रहे हैं कि एक रे टकरा के ऊपर जा रही है, दूसरी वाली कोई है जो, वहां पे भी दो ही है बेटा, एक ही रे टूट नहीं रही है। अपन समझने के लिए वैसा कर रहे थे कि अरे चलो मान लो कि ऐसा हो रहा है। चल आगे बढ़ू क्या? If we assume radial source near this, then we would have to integrate point for difference. इंटीग्रेट, यश इंटीग्रेट वाला, इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा, मतलब समझा नहीं। हाँ लेकिन पाथ डिफरेंस मतलब कौन ज्यादा चला उसको निकालना कैसे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर ऐसे इंटीग्रेशन वाला तरीका तो मैंने देखा नहीं है अब तक। क्वेश्चन में किसी आता है तो अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ू क्या, पहले तो बताओ। हो गया, यहाँ पे तो सोर्स डेफिनेटली इनफाइनाइट। कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख रहे हो सब लोग? इसकी भी नोट्स आपको मिल जाएगी, तो नोट्स की चिंता मत करना। लेट मी एडजस्ट इट यार, मेरे को दिखना चाहिए प्रॉपरली दोनों। ठीक है, एनीवेज ओके। अब देखो गाइस, समझते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, काफी इजी कंसेप्ट है और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो समझने पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। समझने पे ध्यान देना आप लोग। देखो गाइस, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब मान लेते हैं हमारे बैच में एक आध मोटा सा लड़का है, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने उसको बोला कि यार एक डोर है, उस डोर में एक छोटा सा होल बना है और उसको बोला वहां से निकल जाओ। इतना इतना छोटा सा होल है कि उसको बेचारे को मुड़ मुड़ के निकलना पड़ गया। ओके, ही हैज टू बेंड हिमसेल्फ एंड देन ही कैन गो आउट। ओके, तो मुझे बताओ, इजीली तो नहीं जा पा रहा है ना, वो बहुत ही बड़ा है साइज में और होल बहुत छोटा है, तो इट कैन नॉट, ही और शी मे नॉट गो डायरेक्टली। ओके, उसको उनको बेंड करके जाना पड़ेगा। तो ये लाइट भी होता है ना, ऐसी चीज करता है, मतलब वो क्या करता है कि जब उससे भी कम साइज के होल से पास करता है या फिर उसके कंपेरेबल साइज के होल से पास करता है, तो बेंड कर जाता है। और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज बेंडिंग ऑफ लाइट, इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? बात क्लियर है? डायफ्रैक्शन का मीनिंग समझ में आया सबको? बोलो, इज दैट क्लियर? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इनिशियली शार्प है, मतलब एक लाइट रखा, एक होल किया और यहाँ पे स्क्रीन रखा, मैं इस लाइट को आगे पीछे करूंगा, तो लाइट को आगे पीछे करने से क्या होगा, स्क्रीन पे दिखने वाली जो इंटेंसिटी है वो वैरी करेगी। नहीं, वाईडीएसई में दो स्लिट हुआ करती थी, बहुत डिफरेंस फंडा है। यहाँ पे डायफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, एकदम सिंगल स्लिट है, वन स्लिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन बेटा। डायफ्रैक्शन में वन स्लिट की बात करते हैं अपन, यंग्स डबल स्लिट में डबल स्लिट है ऑलरेडी। समझ में आया क्या? वहां इंटरफेरेंस होना हो रहा है दोनों का, यहाँ पे नहीं, ठीक है। यहाँ पे खुद ही लाइट आपने बाकी वाले पार्टिकल के साथ इंटरफेयर करती है। जरा देखो, समझते इस, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। ओके, करते हैं स्वयं डिस्कस। यहाँ देखो, सबसे पहले तो देखो, आ, आपको बताया गया है कि देखो, मतलब मैं मार्कर इस पे लिख नहीं पाऊंगा क्या, स्क्रीन पे कुछ एडिट नहीं कर पाऊंगा, ओके एनीवेज।
So guys, you're looking at the diagram on your screen. Okay, हमने एक सिंगल स्लिट बनाई है. Okay, हमने क्या किया है, सिंगल स्लिट बनाई है. ओके, इस स्लिट में लाइट आ रही है रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन, एकदम परपेंडिकुलर वेवफ्रंट के, परपेंडिकुलर वेवफ्रंट है, मतलब इंफिनिटी से लाइट आ रही है. काफी लाइट सीधी निकल गई, लेकिन जो कॉर्नर वाली है उनकी इंटेंसिटी कम रह जाती है. क्या रह जाती है, उनकी इंटेंसिटी कम रह जाती है. लेकिन जैसे जैसे मैंने विड्थ कम किया इस स्लिट का, क्या होते जाएगा बेटा, जैसे जैसे मैं विड्थ कम करता जाऊंगा, लाइट लाइट क्या करती जाएगी, लाइट क्या करती जाएगी, बोलो, बेंड करती जाएगी. क्या करती जाएगी, बेंड करती जाएगी. इज दैट क्लियर? ये देखो सेकंड डायग्राम, राइट हैंड साइड का डायग्राम देखो, मैंने होल साइज बहुत कम कर दिया, तो क्या हुआ, लाइट बेंट हो गया. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब हम दो टाइप के डायफ्रैक्शन पढ़ते हैं. एक को कहा जाता है फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन और दूसरे को कहा जाता है फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन. एक को क्या कहते हैं, फ्रेस्नेल, और दूसरे को कहते हैं फ्रैनहोफर. बस नाम है. एक में सोर्स आप फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हो और एक पे सोर्स आप बहुत दूर रखते हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. तो बताओ इन दोनों में, सो पहले वाले केस में बताओ, फर्स्ट वाले केस में सोर्स फाइनाइट पे है कि इनफाइनाइट पे? फर्स्ट वाली केस फाइनाइट पे, एंड सेकंड वाली केस पे इनफाइनाइट पे. तो इनफाइनाइट वाली केस काफी फेमस केस होती है, फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन वाली. फ्रेस्नेल वाली केस पूछी नहीं जाती है यूजुअली, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व होंगे. अब ये पूरी मैथमेटिक्स है, ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ बच्चे समझ नहीं पाते तो चिंता मत करना, ये मैथमेटिक्स आपके लिए इतनी ज्यादा यूज नहीं है. जेई वालों के लिए इट्स इंपॉर्टेंट अगेन, बट नीट स्टूडेंट डोंट वरी अबाउट दिस. नाउ गाइस सी, मैंने क्या किया, एक मिनट, अपना व्हाइट बोर्ड है क्या इधर, किधर गया व्हाइट बोर्ड, एक मिनट. ओके गाइस देखो, मेरे पास दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड सबको, मेरे पास यहाँ पे ना एक वेवफ्रंट आ रही है, इसके बाजू में एक होगी, उसकी बाजू में एक होगी, राइट? समझ में आ रहा है ना सबको? इसको अपन जूम करते हैं. इसको अगर जूम करेंगे अपन, तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो नए सोर्स का काम कर रहे होंगे, बराबर है? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हमें दिख रही इतनी सी स्पेस, पर इसमें ही भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो नए सोर्स का काम करे. बात समझ में आई क्या आपको? अब देखो, वहां पे चलते हैं वापस से. ओके, यहाँ पे आ जाओ, देखो जरा, मैंने क्या किया, थोड़ा उसको मैग्निफाइड व्यू बनाया. मैग्निफाइड व्यू सबको समझ में आया क्या? ठीक है. अब मैग्निफाइड व्यू बनाया तो उसके बाद मैंने ना रे को किसी एंगल पे, मैंने देखा कि थीटा एंगल पे जाने वाली क्या कर रही होगी. लेट्स चेक दैट, लेट्स चेक कि थीटा एंगल पे जाने वाली इंटरफेयर करके क्या बना रही होगी. अब मुझे बताओ, मैंने एन नंबर ऑफ सोर्सेस माने और हर किसी सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी माना, तो क्या ये बराबर है, टोटल स्लिट विड्थ इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी. जरा चेक करो, ये वाला स्लाइड चेक करो, उसमें सबसे पहला स्टेटमेंट n माइनस वन इंटू डी वाला चेक करो. मैंने क्या माना, बहुत सारे n नंबर ऑफ सोर्सेस माने, दो के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी माना. तो ऐसे n सोर्सेस है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा. हाँ बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस है, ठीक है. तो अब देखो गाइस, पहले और दूसरे सोर्स को देखो, पहले और दूसरे सोर्स में पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो आप लोग. पहला और दूसरा सोर्स, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी. तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, डी साइन थीटा हुआ. तो क्या फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हो? ये फुल स्क्रीन नहीं है क्या फिलहाल? ओके, जस्ट अ मिनट. अब दिख रहा है? चलो, तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक और दो में पार्ट डिफरेंस निकाला और फिर
उनका फेज डिफरेंस निकाला। फिर सेकंड और थर्ड में निकाला तो डिस्टेंस, फर्स्ट और थर्ड में निकाला तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, राइट, फर्स्ट और थर्ड में। तो पाथ डिफरेंस आएगा 2d sin थीटा, फेज डिफरेंस आएगा 2 फाई। ऐसे चलती जाएगी कहानी, बराबर। अब इन सबको क्या करना पड़ेगा हमें, इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इजंट इट। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे y1, पहली वेव, फिर दूसरी वेव का इक्वेशन, फिर तीसरी वेव का इक्वेशन, फिर चौथी का इक्वेशन। उसमें डिफरेंस किसका है, बस एंगल का डिफरेंस है। एंगल पहले वाले में नॉर्मल एंगल ओमेगा डी, पहले और दूसरे में फेज डिफरेंस फाई का है तो फाई लिख दिया, फर्स्ट और थर्ड में फेज डिफरेंस 2 पाई का है तो 2 पाई लिख दिया। पहली वेव के करस्पॉन्डिंग हमने बाकी सारी इक्वेशन बना ली और इनको सबको जोड़ दिया। तो मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, इसको देख के मैथ्स वाले बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे चिल मारेंगे, और मैथ्स वाले बच्चे बताएंगे बताओ कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, a sin ओमेगा टी माइनस फाई, a sin ओमेगा टी माइनस 2 फाई, a sin ओमेगा टी माइनस 3 फाई। याद आया कुछ साइन का? अब इसको सिंप्लीफाई करना आता होगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करके ना गाइज अपन लैंड अप करते हैं इस इक्वेशन पर, ठीक है, इस इक्वेशन पे लैंड अप करते हैं। कौन सी, ये वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट पेज, ऊपर वाले पेज की लास्ट इक्वेशन, जरा देख लो सब लोग। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या आपको ये याद है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर? वेव्स में पढ़ा था इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ऊपर वाली इक्वेशन को देखो और एम्पलीट्यूड देखो क्या है, a sin n टाइम्स पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय sin पाई बाई 2, ठीक है। उसको मैंने नीचे वाले पेज में देखो लिख दिया, और इसको एडजस्ट करके मैं फाइनल इक्वेशन पे पहुंचा, ये वाली इक्वेशन, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। कहां पहुंचा, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। ये क्या है बेटा, किसी भी एंगल पे इंटेंसिटी है, इसमें बीटा की वैल्यू क्या है चेक कर लो, इस इक्वेशन में बीटा की वैल्यू क्या है चेक कर लो, सब चेक कर लो, ये फॉर्मूला लिख लो। इनफैक्ट वैसे पीडीएफ मिल जाएगी आप लोग को, पर फिलहाल आगे समझने के लिए ये फॉर्मूला लिख लो, I is equal to I naught sin square बीटा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। और बीटा का फॉर्मूला लिख लेना, ये लास्ट वाला, पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा, पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा। देखो ये थ्योरी पढ़ रहे, इसमें क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं, इसका डेरिवेशन भले ही डिफिकल्ट लग रहा हो लेकिन बहुत इजी है, मतलब जिसको मैथ आती है उसको टफ नहीं जाएगा समझने में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, क्वेश्चन क्या आते करेंगे अपन डिस्कस। बी क्या था, स्लिट विड्थ था ना पूरा, टोटल विड्थ ऑफ स्लिट, बी वाज टोटल विड्थ ऑफ स्लिट। हाँ मैं आज के दोनों पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आराम से आप गो थ्रू करना इन पीडीएफ से। ये जेई मेंस के लिए है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, एडवांस के सिलेबस में ये वाला कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है बेटा। जेई मेंस, नीट एंड सीईटी इन तीनों एग्जामिनेशन के लिए है। जेई के लिए डेरिवेशन नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ कि जेई के बच्चे डेरिवेशन समझते जाए, कि उनसे उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाता है। हम मॉडर्न फिजिक्स सबके लिए, नक्षत्र सबके लिए हो, एडवांस मेंस सबके लिए है, बड़ा इजी टॉपिक है। लेकिन चलो ये लिख लिए इंटेंसिटी के इक्वेशन सबने। अब देखो मिनिमा और मैक्सिमा की बात करते हैं, मुझे बताओ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमा मिलेगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो मिनिमा मिलेगा, बराबर है। अब देखो थीटा को जीरो रखो, पहले तो थीटा को जीरो रखो तो बीटा कितना आ रहा है, थीटा को जीरो रखने पे बीटा कितना आ रहा है, जीरो। बीटा जीरो तो क्या ये साइन बीटा बाय बीटा इंटेंसिटी वाला इक्वेशन 1 दे देगा, मतलब क्या मैक्सिमम मिल रहा है जीरो पे डायरेक्ट स्ट्रेट सामने,
जहां हम पहले सेंट्रल मैक्सिमा बोल रहे थे, यहाँ पे भी सेंट्रल मैक्सिमा बना 0 एंगल पर। मिनिमा के लिए क्या करोगे, ये कंडीशन लिखनी है गाइस आपको, जस्ट राइट इट डाउन। ओके, राइट इट डाउन, इसको लिख लो। मिनिमा का भी देख लो एक बार, मैं 1 मिनट में रेस्टरूम से आया, तब तक मिनिमा का भी देख लो आप, 1 मिनट में आया। सब लोगों ने चेक कर लिया 0 एंगल वाला और मैक्सिमा मिनिमा कहाँ मिलता है, सबको समझ में आया। मिनिमा मतलब 0 इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को 0 करना है तो क्या किया आपने, इंटेंसिटी को 0 करना है तो साइन फंक्शन को क्या रखा, एम पाई रखा, राइट, बीटा को रखा एम पाई। मिनिमा के लिए माइनस पाई बाई 2 पे मिनिमा क्यों आएगा, साइन पाई बाई 2 का माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, -1, -1 का स्क्वायर करोगे +1 आ रहा है, मिनिमा कैसे आ रहा है ऋतुजा उससे, बोलो सबको मिनिमा मिनिमा की कंडीशन समझ में आ गई। आगे बढ़ो, मैक्सिमा के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा गलत है ये वर्ड, चेंज कर लेना नोट में ना। फॉर m इक्वल टू 1 साइन थीटा, फर्स्ट मैक्सिमा नहीं है, फर्स्ट मिनिमा है। ये क्या है गाइस, यहाँ पे मैंने गलती से क्या लिख दिया, फर्स्ट मैक्सिमा, ये क्या होगा, दिस विल बी फर्स्ट मिनिमा होगा, ठीक है, भावनाओं को समझ जाना, समझदार हो तुम लोग, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्बडा बाय बी पे हमारा पहला मिनिमा बना, ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा, देखो ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बनेगा, बराबर है। तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ अगर कोई पूछता है तो बता सकते हो, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना होगा, पहले मिनिमा से ऊपर वाले नीचे वाले मिनिमा तक, इतना ज्यादा। मतलब देखो डायग्राम के फॉर्मेट में दिखाता हूँ, शायद थोड़ा अच्छे से फील आएगा। किधर डायग्राम नहीं बनाई क्या मैंने, अरे अरे डायग्राम नहीं बनाया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जस्ट मिनट, जस्ट सेकंड। देखो भाई, ये स्क्रीन है ना, ये आपकी स्क्रीन है,
आपके स्क्रीन में ना यहाँ एक मिनिमा बनता है, यहाँ एक मिनिमा बनता है, यहाँ एक मैक्सिमा है, तो ये इस तरीके से इंटेंसिटी होती है और फिर ऐसे कम होते जाती है। समझ में आया? क्या इंटरफेरेंस में ऐसे इंटेंसिटी कम होते जाती थी क्या? इंटरफेरेंस में ऐसा होता था कि इंटेंसिटी कम होती है, उसमें सेम रहती थी हमेशा। यहाँ वैसा नहीं होता, दूर दूर जाओगे तो क्या होएगा यहाँ पे, ये सेंट्रल मैक्सिमा सबसे बड़ा है, इसकी विड्थ पूछता है काफी बार, क्या बोलता है कितना बड़ा है, कितनी विड्थ है इसकी, ज्यादातर क्वेश्चन तो यही पूछता है वो, है ना। तो चलो वापस जाते हैं अपने पीडीएफ पे। हाँ, तो देख लो सबको यहाँ तक क्लियर है। विड्थ पूछा तो क्या करोगे, थीटा एंगल को डबल कर दोगे, एंगुलर विड्थ बता दोगे। एंगुलर विड्थ है 2 sin इनवर्स लैम्डा बाय बी। काफी बार डिस्टेंस भी पूछते रहे, डिस्टेंस पूछेगा तो tan थीटा यूज करोगे, कंसेप्ट ऑफ tan थीटा, और उसका डबल करोगे, राइट, y निकाल के उसका डबल। हाँ हाँ जरूर करूंगा सेंड, डोंट वरी। किसको भेजने से अपलोड हो जाएगी, मैं पूछता हूँ आतिफ सर, भेज दूंगा मैं, डोंट वरी। पर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना सबको? जल्दी बोलो। इसमें बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं गाइस, सो आई नॉट वांटेड टू स्पेंड मच टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। गो अप, क्या सबने ये देख लिया मिनिमा कहाँ बना, पहला वाला, उसकी एंगुलर विड्थ क्या है, ये सबको समझ में आया? लिखो मत अभी, मैं भेज दूंगा, लिखो मत, समझ लो, टाइम खत्म हो रहा है ना, समझ लो, मैं भेज दूंगा। आगे बढ़ू क्या मैं श्रिया? ओके, अब क्या है, ये तो क्या है, डेफिनेशन मैक्सिमम ड्यू टू सिंगल स्लिट, नो ये आपके कुछ काम करें, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये रीड कर लेना, अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात। ये जेई वालों के लिए, नीट वाले बिल्कुल ये ग्राफ वाला बिल्कुल मत पढ़ना, कोई काम का नहीं है आपके, ठीक है। चलो तो यहाँ फिर से देखो, मैंने स्क्रीन पे बनाया है, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बना, यहाँ फर्स्ट मिनिमा, यहाँ फर्स्ट मिनिमा बना। तो कभी कभी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछता है, तो एंगल को डायरेक्टली थीटा लिख के बता देते हो आप, है ना। जब एंगल छोटा होता है तो डायरेक्टली उसको थीटा लिख सकते हो ना। समझ में आया क्या? बस वही वही चीज रिपीट की है इस वाले स्लाइड में। अब ये क्या है, कब कब बनेगा, कब कब नहीं बनेगा, कब कब सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन होगा और कब कब नहीं होगा, उसकी कहानी है। क्या कंडीशन मैंने बोली थी, होल का साइज कैसा होना चाहिए, होल का साइज कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा। देखो केस वन में है क्या छोटा, केस वन में बी को बोला है बहुत बड़ा है, लैम्बडा से बहुत बड़ा है बी, तो क्या बना, थीटा इक्वल्स टू क्या बना, पहला मिनिमा कहाँ बन रहा है, देखो जरा, कुछ नहीं, पैच बन रहा है, कंप्लीट पैच ऑन द स्क्रीन, समझा, 0 डिग्री पे मिनिमा बन रहा है, ठीक है ना। सो अब देखो सेकंड वाली केस, लैम्बडा थोड़ा बड़ा है, लैम्बडा सॉरी लैम्बडा थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे डायफ्रैक्शन पैटर्न दिखेंगे। केस थ्री में इक्वल होंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा एक ही मिनिमा बन पाएगा। दोनों अगर इक्वल हो गए तो कितने मिनिमा बनेंगे, बस एक ही मिनिमा बनना पॉसिबल है ना। डायरेक्ट वो भी कहाँ, पाई बाय टू, पाई बाय टू किधर होता है, बहुत ऊपर होता है पाई बाय टू, समझे। और अगर बी छोटा हो जाए तो फिर से मिनिमा नहीं मिलेंगे, अगर बी छोटा हो जाए लैम्बडा से तो भी मिनिमा नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। अब ये सर्कुलर अपर्चर का आपको फॉर्मूला याद रखना होता है, ओके। सर्कुलर अपर्चर का भी फॉर्मूला कि भाई हमने इंस्टेड ऑफ सिंगल स्लिट हमने सर्कुलर स्लिट बना दी तो क्या होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। एचसी वर्मा में भी मिल जाएगा, नॉट अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। अच्छा, अब आपने विराट कोहली के ग्लासेस देखे क्या कभी, क्रिकेट खेलते लोग तो उनके ग्लासेस देखे, कैसी ग्लासेस होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ग्लासेस दे हैव, पोलरॉइड ग्लासेस। पोलरॉइड ग्लासेस क्या कहते हैं, करते हैं, देखो तुम्हारा लाइट जो होता है ना, लाइट सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है, पर पोलराइड एक ऐसा मटेरियल है जो लाइट के वाइब्रेशन को क्या कर देता है, सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेशन। जैसे कि आपको ये पोलराइजर करके एक चीज दिख रही है, देखो बोर्ड पे, इस पोलराइजर से अगर मैं एक रोप को वाइब्रेट करवाता हूँ तो जैसे उसकी स्लिट है वैसे ही वाला पार्ट आगे बढ़ेगा, अगर मैंने उल्टी डायरेक्शन में वाइब्रेट किया तो आगे बढ़ पाएगा क्या, यस श्रेया, ठीक है। तो बेसिकली पोलराइजर का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं और ये कंसेप्ट क्या समझो। अनपोलराइज लाइट मतलब सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाला लाइट, पोलराइज मतलब सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करना। उसको बनाने के दो तरीके हैं, ये एक तरीका, ये एक तरीका, और करके लिखा है।
रेस्ट्रिक्ट करता है। सर्कुलरली ऑप्टिकल पोलराइजेशन भी होता है, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिवेटेड मटेरियल होते हैं, लाइट को घुमा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पे क्या होता है, ये वाला स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखो इस स्लाइड में क्या बोला, ब्रिस्टल ने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है किसी सरफेस से, तो एक ऐसा एंगल आता है जिस एंगल पे वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। क्या बोला उन्होंने, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाओगे तो एक पर्टिकुलर एंगल के करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज बन जाएगी। कौन सी वाली, रिफ्लेक्टेड। उस एंगल को उन्होंने, देखो यहाँ लिखा है, राइट हैंड साइड पे लिखा है, रिफ्लेक्टेड इज प्लेन पोलराइज and refracted is partially polarized corresponding to particular angle of incidence which is also called as Bristol's angle or polarizing angle. Okay, और ऐसे टाइम पे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे में 90 का एंगल बन जाता है। क्या होता है ऐसे टाइम पे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे में 90 का एंगल बन जाता है। समझ में आया। और यहां से अपन स्नेसला लगा के एक अल्टीमेट फॉर्मूला पे पहुंचते हैं जो आपको याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू tan IP। क्या याद रखना है आपको, ऐसा कब होता है, जब म्यू इक्वल टू क्या हो जाए, tan IP। ये है आपका पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। लाइट आके गिरी तो रिफ्लेक्ट होने वाली पूरी पोलराइज हो गई, रिफ्रैक्ट होने वाली पूरी पोलराइज नहीं हो पाई। लेकिन ये तब होता है जब आप म्यू इक्वल टू tan IP के बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस रखते हो। अब ये कुछ काम का नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दिए मैंने यहाँ पे किस किस तरीके से हम लाइट को पोलराइज करवा सकते हैं, है ना। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पढ़ लेना, मलूस लॉ। मलूस लॉ में क्या कहता है, देखो मलूस लॉ में कितनी इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है उसके बारे में बताता है। मैंने एक स्टेप में बताता हूँ आपको, आगे एक इसमें नहीं लिखा क्या मैंने, ओ सॉरी नहीं लिखा है मैंने, ओके चलो मैं ऐसे बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। आई टेल यू इन वन सिंगल शॉट कि किस तरीके से आपको मलूस लॉ याद रखना है। देखो मलूस लॉ में क्या होता है, ये एक पोलराइजर होता है, ठीक है गाइस। एक क्या होता है, पोलराइजर। एक होता है सेकंड वाला एनालाइजर। आप यहां से आई इंटेंसिटी भेजते हो, पोलराइजर इसको एवरेज करके भेज देता है। क्या करके भेज देता है, एवरेज। वो होता है I0/2। अब ये और ये ऐसे अलाइन नहीं होते, है ना, इनमें एंगल रहता है ना। अब मैंने ये सीधा बनाया, ऐसा रहता है यूजुअली, ऐसा इस इंक्लाइन प्लेन पे थोड़ा एंगल पे रहता है, ठीक है ना, समझ में आया। एनालाइजर थोड़ा एंगल पे रहता है, मान लेते हैं इसका एंगल थीटा होता है। तो अगर यहाँ पे इंटेंसिटी I0/2 आई ना, तो यहाँ से इंटेंसिटी निकलती है I0/2 cos स्क्वायर थीटा। बस ये याद रखना है आपको, यहाँ आए तो यहाँ I0/2, तो यहाँ I0/2 cos स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। इसी पे क्वेश्चंस आएंगे। नोट्स आप पूरी रीड कर लोगे अच्छे से नेक्स्ट क्लास के पहले, और वे ऑप्टिक्स का होमवर्क पूरा करोगे। समझ में आई बात। अगले लेक्चर में अपन शुरू करने वाले मॉडर्न फिजिक्स। होमवर्क सॉल्व किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी होमवर्क सॉल्व किया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप लोग जिन्होंने होमवर्क सॉल्व किया है वो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अगली क्लास में अपन क्या शुरू करने वाले बेटा, मॉडर्न फिजिक्स शुरू करने वाले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्या पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइट में क्या क्या हुआ था, किस साइंटिस्ट ने क्या बोला था, और पढ़ेंगे रेडिएशन प्रेशर। और टाइम बचता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शुरू कर, मुझे नहीं लगता लेकिन पहले लेक्चर में इतना कुछ हो पाएगा, ठीक है। सो मॉडर्न फिजिक्स इज अ लास्ट टॉपिक, काफी बड़ा है लेकिन वो टॉपिक, ठीक है गाइस। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, प्लीज फिनिश योर होमवर्क। ओके, सब लोग होमवर्क फिनिश करेंगे।